बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा लेक्चर है उसका टॉपिक है टीसीपी आईपी मॉडल। टीसीपी आईपी मॉडल का कंपैरिजन जो है वो ओएसआई मॉडल के साथ, फिर इसके अलावा हम देखेंगे कि कनेक्शन ओरिएंटेड जो है वो ट्रांसमिशन कैसे होती है और कनेक्शन लेस ट्रांसमिशन जो है वो किस तरह से होती है, और उनका दोनों का डिफरेंस जो है वो आपस में कंपेयर करेंगे। तो टीसीपी आईपी मॉडल से शुरू करते हैं। जिस तरह प्रीवियस लेक्चर के अंदर मैं बता रहा था आप लोगों को कि कंप्यूटर्स को आपस में कम्युनिकेट करवाने के लिए जो मॉडल डिज़ाइन किए जा रहे थे वो दो मॉडल थे, और ये दोनों मॉडल साइमल्टेनियसली जो है वो डिज़ाइन किए जा रहे थे। दोनों मॉडल्स जो हैं वो दो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो डिज़ाइन कर रही थी। ओएसआई मॉडल को आईएसओ डिज़ाइन कर रहा था, जबकि टीसीपी आईपी मॉडल को डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोजेक्ट रिसर्च एजेंसी अमेरिका की है, ये एक वो रिसर्च प्रोजेक्ट जो है वो तैयार कर रहे थे। अब इंटरनेट के ऊपर एक्चुअल में इन दोनों में से किस मॉडल को इम्प्लीमेंट किया गया है? तो इंटरनेट के ऊपर एक्चुअल में या कंप्यूटर्स के ऊपर जो इम्प्लीमेंटेशन की गई है वो टीसीपी आईपी मॉडल की गई है, जबकि ओएसआई मॉडल को हम जस्ट जो है वो रेफरेंस मॉडल के तौर पे यूज़ करते हैं, यानी कि सिर्फ और सिर्फ समझने के लिए या किसी को समझाने के लिए जब हमने जो है कोई मॉडल इस्तेमाल करना हो तो उसके लिए हम ओएसआई मॉडल इस्तेमाल करते हैं, जबकि एक्चुअल में कंप्यूटर के ऊपर जो मॉडल काम कर रहा होता है वो होता है टीसीपी आईपी मॉडल। अब हम समझाने के लिए ओएसआई मॉडल को इस्तेमाल करते हैं, जबकि एक्चुअल में टीसीपी आईपी मॉडल काम कर रहा होता है। तो उसका जवाब इस स्लाइड के अंदर मौजूद है। ये है जी मेरे पास टीसीपी आईपी मॉडल और ये है जी मेरे पास ओएसआई मॉडल। अब ओएसआई मॉडल और टीसीपी आईपी मॉडल के अंदर जो मेजर डिफरेंस है वो ये है कि ओएसआई मॉडल के अंदर हमारे पास 7 लेयर्स मौजूद हैं, जबकि टीसीपी आईपी मॉडल के अंदर हमारे पास सिर्फ 4 लेयर्स मौजूद हैं। सेम वही फंक्शनैलिटीज, सेम वही काम करने का अंदाज, वही सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं ओएसआई मॉडल के अंदर, जबकि वही सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं टीसीपी आईपी मॉडल के अंदर। जो सर्विसेज ओएसआई मॉडल की 3 लेयर्स यानी एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर और सेशन लेयर जो है वो इंडिविजुअली प्रोवाइड करती थी, वो सारी की सारी सर्विसेज जो हैं वो टीसीपी आईपी मॉडल की एप्लीकेशन लेयर जो है वो एक साथ प्रोवाइड करती है, यानी कि इन 3 लेयर्स के काम की जिम्मेदारी जो है वो टीसीपी मॉडल के अंदर उस एक लेयर यानी एप्लीकेशन लेयर ने उठाई हुई है। सारे के सारे फंक्शंस जो एप्लीकेशन लेयर में ओएसआई मॉडल प्रोवाइड करता था, प्रेजेंटेशन लेयर के अंदर मौजूद थी या सेशन लेयर के अंदर मौजूद थी, वो सारे के सारे काम टीसीपी आईपी मॉडल की एक लेयर जो है वो सरअंजाम देती है, जिसे हम एप्लीकेशन लेयर कहते हैं। जो प्रोटोकॉल्स इन 3 लेयर्स के ऊपर काम करते थे ओएसआई मॉडल के ऊपर, वही प्रोटोकॉल्स जो हैं वो इस एप्लीकेशन लेयर के ऊपर काम करते हैं टीसीपी आईपी मॉडल की। सेम वही तरीकाकार हम लोग ट्रांसपोर्ट लेयर के लिए इस्तेमाल करते हैं। जो प्रोटोकॉल्स ओएसआई मॉडल में ट्रांसपोर्ट लेयर के ऊपर काम करते थे वही प्रोटोकॉल्स टीसीपी आईपी मॉडल के अंदर ट्रांसपोर्ट लेयर के ऊपर काम करते हैं। और जो प्रोटोकॉल हम लोग ओएसआई मॉडल के अंदर नेटवर्क लेयर के ऊपर इस्तेमाल करते थे वही प्रोटोकॉल्स यहाँ पर भी नेटवर्क लेयर के ऊपर इस्तेमाल किए जाते हैं। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ओएसआई मॉडल की लास्ट 2 लेयर्स यानी डाटा लिंक लेयर और फिजिकल लेयर को आपस में कंबाइन करके टीसीपी आईपी मॉडल के अंदर एक लेयर बना दी गई है, जिसे हम नेटवर्क इंटरफेस लेयर कहते हैं। अगर आपसे पेपर के अंदर या एग्जाम के अंदर जो है वो ओएसआई मॉडल के बारे में पूछा जाता है या टीसीपी आईपी मॉडल के बारे में पूछा जाता है, अगर आपने इन दोनों में से कोई एक मॉडल जो है वो अच्छी तरह से तैयार किया हुआ है तो आप दोनों के बारे में लिख सकते हैं। बेहतर यह है कि आप पहले ओएसआई मॉडल के बारे में अच्छी तरह से जो है वो डिटेल जो है मैंने जो पिछली स्लाइड्स के अंदर दी हुई है वो सारी अच्छी तरह से रीड कर लें। वही डिटेल जो है वो आप टीसीपी आईपी मॉडल के अंदर जो है वो लिख सकते हैं या वो प्रोवाइड कर सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद जो है मैंने इंडिविजुअली हर लेयर की जो फंक्शनैलिटीज़ हैं वो यहाँ पर भी दोबारा से एक दफ़ा लिख दी हैं। ठीक है, लेयर 1, लेयर 2, लेयर 3 और लेयर 4 की सूरत में। ठीक है, लेयर 1 जो है वो सबसे निचली लेयर को रिप्रेजेंट करती है यानी नेटवर्क इंटरफेस लेयर को।
लेयर 2 नेटवर्क लेयर को, लेयर 3 ट्रांसपोर्ट लेयर को, और लेयर 4 जो है वो एप्लीकेशन लेयर। ठीक है, आप इसे रीड करेंगे तो आपको दोनों में किसी भी किस्म का कोई भी डिफरेंस नज़र नहीं आएगा। उसके बाद यहाँ पर कुछ प्रोटोकॉल्स हैं, यानी कि जो हम लोग OSI मॉडल या TCP/IP मॉडल की मुख्तलिफ लेयर्स के ऊपर इस्तेमाल करते हैं। उन प्रोटोकॉल्स का स्टैंड्स फॉर और उनका इस्तेमाल जो है किस तरह से होता है, उसका सारा एक टेबल मैंने बना के जो है वो यहाँ पर एक स्लाइड के अंदर लिख दिया है, वो आप यहाँ से तैयार कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं जी कनेक्शन ओरिएंटेड सर्विस और कनेक्शन लेस सर्विस। कनेक्शन ओरिएंटेड सर्विस और कनेक्शन लेस सर्विस मैंने OSI मॉडल की TCP लेयर को एक्सप्लेन करते हुए अच्छी तरह से बता दी थी कि जब हम कनेक्शन ओरिएंटेड सर्विस जो है वो इस्तेमाल करते हैं तो हम चाहते हैं कि पहले कनेक्शन को इस्टेब्लिश किया जाए, उसके बाद इंफॉर्मेशन सेंड की जाए और उसके बाद कनेक्शन को रिलीज कर दिया जाए। ठीक है, जब हम सिक्योरिटी चाहते हैं तब हम हमेशा कनेक्शन ओरिएंटेड सर्विस इस्तेमाल करते हैं। यानी ट्रांसपोर्ट लेयर के ऊपर अगर आप TCP प्रोटोकॉल इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप कनेक्शन ओरिएंटेड सर्विस जो है वो इस्तेमाल कर रहे हैं। जबकि कनेक्शन लेस सर्विस वो होती है जहां पर हम किसी किस्म का कोई भी कनेक्शन जो है वो क्रिएट नहीं करते, जस्ट डाटा को भेजना शुरू कर देते हैं और मुख्तलिफ पाथ से डाटा जो है वो सोर्स से डेस्टिनेशन तक पहुंचता है, क्योंकि यहाँ पर हमारा मेन फोकस जो है वो स्पीड होता है। तो अगर आप जो है कनेक्शन लेस सर्विसेज चाहते हैं तो आप ट्रांसपोर्ट लेयर के ऊपर UDP प्रोटोकॉल जो है वो इस्तेमाल करेंगे। इसी तरह इन दोनों का आपस में जो है वो कंपैरिजन किया हुआ है कि जो कनेक्शन ओरिएंटेड सर्विसेज है इसमें ऑथेंटिकेशन जो है प्रोवाइड की जाती है, जबकि कनेक्शन लेस सर्विस के अंदर किसी किस्म की कोई भी ऑथेंटिकेशन प्रोवाइड नहीं की जाती। इट गारंटी अ डिलीवरी, इट डज नॉट गारंटी अ डिलीवरी। यानी कनेक्शन ओरिएंटेड के अंदर इस बात को इंश्योर किया जाता है कि जो आपने डाटा भेजा है वो सोर्स से डेस्टिनेशन तक हर सूरत पहुंचे, जबकि कनेक्शन लेस सर्विस के अंदर आपने जस्ट डाटा भेज दिया, पहुंच गया तो वो आपकी किस्मत, ना पहुंचा तब भी आपकी किस्मत। यानी किसी किस्म की कोई गारंटी नहीं दी जाती कि डाटा जो है वो सोर्स से डेस्टिनेशन तक पहुंचेगा। क्योंकि कनेक्शन ओरिएंटेड के अंदर गारंटी दी जाती है इसीलिए इसे ज़्यादा रिलायबल कंसिडर किया जाता है, जबकि कनेक्शन लेस के अंदर कोई गारंटी नहीं दी जाती इसीलिए इसे रिलायबल भी कंसिडर नहीं किया जाता। अब कनेक्शन ओरिएंटेड जो है ये स्ट्रीम बेस्ड होता है, जबकि कनेक्शन लेस सर्विसेज जो हैं ये मैसेज बेस्ड होती हैं। अब स्ट्रीम बेस्ड सर्विस क्या होती है या मैसेज बेस्ड सर्विस क्या होती है? स्ट्रीम बेस्ड सर्विस ये होती है कि आपने जो डाटा भेजना है उसे एक ही स्ट्रीम की सूरत में या एक ही स्ट्रिंग की सूरत में सोर्स से डेस्टिनेशन तक भेजा जाएगा। यानी एक ही सिग्नल की सूरत में या सिग्नल्स के कॉम्बिनेशन की सूरत में वो सोर्स से डेस्टिनेशन तक पहुंच जाएगा एक ही रास्ते को इख्तियार करते हुए। जबकि कनेक्शन लेस सर्विस के अंदर हम डाटा को छोटे छोटे मैसेजेस के अंदर डिवाइड कर देते हैं और उसे नेटवर्क के ऊपर फैला देते हैं कि वो किसी भी रास्ते को इख्तियार करते हुए सोर्स से डेस्टिनेशन तक पहुंच जाएं। जस्ट सोर्स से डेस्टिनेशन तक पहुंच जाना चाहिए, जो मर्जी रास्ता इख्तियार करें, हमें इस बात से कोई कंसर्न नहीं। जबकि कनेक्शन ओरिएंटेड के अंदर हम लोग जो रास्ता इख्तियार करते हैं उसी के थ्रू जो है वो डाटा सोर्स से डेस्टिनेशन तक जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर स्लाइड है, इसके अंदर मैंने TCP/IP मॉडल और OSI मॉडल का कंपैरिजन लिखा हुआ है। ठीक है, दोनों का कंपैरिजन किया गया है। OSI मॉडल के अंदर जो है वो बाद में डेवलप किया गया था TCP/IP मॉडल से, पहले जो है वो TCP/IP मॉडल डेवलप हो गया था, इसीलिए जो है इसे इंटरनेट के ऊपर इम्प्लीमेंट कर दिया गया। OSI मॉडल में 7 लेयर्स हैं, TCP/IP के अंदर 4 हैं। OSI मॉडल डेवलप बिफोर प्रोटोकॉल्स ऑफ OSI एंड वर डेवलप्ड। ठीक है, जबकि TCP/IP मॉडल के अंदर जो सा कहते हैं प्रोटोकॉल्स बाद में भी डेवलप किए गए थे, जबकि OSI मॉडल के अंदर जो है प्रोटोकॉल्स पहले डेवलप कर लिए गए थे, बजाय इसके पहले मॉडल तैयार करते और फिर प्रोटोकॉल्स जो है वो डिजाइन करते। जबकि OSI मॉडल डिफरेंशिएट्स द सर्विसेज, प्रोटोकॉल्स एंड इंटरफेसेस, जो सा कहते हैं ये सर्विसेज के अंदर जो है वो डिफरेंशिएट करता है, जबकि TCP जो सा कहते हैं उन्हें डिफरेंशिएट नहीं करता, सारी की सारी सर्विसेज को एक साथ ट्रीट करता है या एक जैसा कंसिडर करता है। ठीक है, ये आपने दोनों के जो डिफरेंसेस हैं या दोनों के जो फ़र्क हैं उन्हें अच्छी तरह से रीड कर लेना है और उन्हें तैयार कर लेना है। ये दोनों मॉडल्स ही हमारे पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब इसमें से हमारा सिस्टम आर्किटेक्चर ऑफ OSI मॉडल TCP/IP भी हो गया, एरर कंट्रोल और फ्लो कंट्रोल जो है ये भी आपका साथ ही तैयार हो गया, क्योंकि OSI की लेयर्स के अंदर ही एरर कंट्रोल और फ्लो कंट्रोल की कंप्लीट डिटेल जो है वो मौजूद है। कौन सी लेयर्स जो हैं वो एरर कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल होती हैं, कौन सी
फ्लो कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल होती हैं, लेकिन मैं एक जनरल जो है वो पॉइंट ऑफ व्यू या एक जनरल आइडिया आप लोगों को दे देता हूँ कि एरर कंट्रोल क्या चीज़ है और फ्लो कंट्रोल क्या चीज़ है। A flow control mechanism to avoid a fast transmission for running a slow receiver by buffering the extra bit provided by flow control. This prevents the traffic jam at the receiver side. फर्ज कर लेते हैं कि हमारे पास एक कंप्यूटर A है, दूसरा कंप्यूटर B है। कंप्यूटर A हम अज्यूम कर लेते हैं कि वो कंप्यूटर A जो है वो कंप्यूटर B की निस्बत जो है वो ज़्यादा फास्ट है, क्योंकि हम अच्छी तरह से जानते हैं कि नेटवर्क के ऊपर मुख्तलिफ कैपेबिलिटी की डिवाइसेस मौजूद होती हैं। हो सकता है कि आपके पास i7 मौजूद हो, आपके दोस्त के पास अभी भी पेंटियम कंप्यूटर मौजूद हो, तो i7 की डाटा सेंड करने की रफ्तार जो है वो पेंटियम की निस्बत बहुत ज़्यादा जो है वो तेज़ होगी। लेकिन अब ऐसा तो नहीं हो सकता कि जी आप i7 से जो है वो पेंटियम पे डाटा नहीं भेज सकते, बल्कि इस स्लोनेस को या इस फास्टनेस को डील करने के लिए हम जो मैकेनिज्म इस्तेमाल करते हैं उसे हम फ्लो कंट्रोल कहते हैं। फ्लो कंट्रोल एक ऐसा मैकेनिज्म है जिसके अंदर सेंडर जो है जब डाटा सेंड करता है, रिसीवर उसके रिस्पॉन्स में उसे एक एक्स्ट्रा बिट जो है वो वापस सेंड करता है अगर वो डाटा को हैंडल नहीं कर पा रहा होता हाई स्पीड के ऊपर। तो सेंडर क्या करता है, फिर सेंडर अब उस डाटा को एक बफर के अंदर स्टोर करता जाता है और जिस तरह रिसीवर जो है वो डाटा को एक्सेप्ट करना शुरू करता है तो सेंडर जो है वो डाटा को सेंड करना शुरू कर देता है। इस मैकेनिज्म को हम लोग फ्लो कंट्रोल कहते हैं। फ्लो कंट्रोल का एक दूसरा पर्सपेक्टिव भी है। दूसरा पर्सपेक्टिव ये है कि ये ट्रैफिक जैम को अवॉइड करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल हमने एक ही वायर के साथ जो है 5-10 जो है वो कंप्यूटर्स कनेक्ट कर दिए और सारे के सारे जो है वो डाटा को सेंड करते जा रहे हैं। अब नेटवर्क के ऊपर ट्रैफिक जो है वो जैम हो गई। उस जैमिंग को कंट्रोल करने के लिए या उससे बचने के लिए जो मैकेनिज्म इस्तेमाल किया जाता है उसे भी हम फ्लो कंट्रोल ही कहते हैं। फिर आ जाता है जी नेक्स्ट हमारे पास एरर कंट्रोल। एरर कंट्रोल एक ऐसा मैकेनिज्म है जो कि एरर्स को हैंडल करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब ये एरर कंट्रोल मैकेनिज्म जो है वो किसी एक लेयर के ऊपर मौजूद नहीं है, ठीक है, ये मुख्तलिफ लेयर्स के ऊपर मुख्तलिफ सूरतों की सूरत में मौजूद है। यानी ये डाटा लिंक लेयर के ऊपर भी मौजूद है, इसी तरह ये आपकी ट्रांसपोर्ट लेयर के ऊपर भी मौजूद है और आप देख सकते हैं कि ट्रांसपोर्ट लेयर के ऊपर भी फ्लो कंट्रोल और एरर कंट्रोल मौजूद है। तो मैंने आप लोगों को पहले बताया था कि मुख्तलिफ लेयर्स के ऊपर कुछ फंक्शनैलिटीज़ डिफरेंट होंगी जबकि कुछ फंक्शनैलिटीज़ जो हैं वो एक जैसी मौजूद होंगी। तो हम लोग देखते हैं जी एरर कंट्रोल क्या है। फॉर एग्जांपल मैंने 10 बिट जो है या 10 बाइट जो है वो डाटा का सेंडर ए से कंप्यूटर ए से कंप्यूटर बी तक जो है वो सेंड किया। उस 10 बाइट में से 2 बाइट डाटा जो है वो सही हालत में रिसीवर तक नहीं पहुंच सका। अब मेरे पास उसके 2 ऑप्शन मौजूद हैं, आया तो मैं सारे का सारा डाटा जो है वो दोबारा से सेंड करूं या फिर मैं सिर्फ और सिर्फ वो 2 बाइट जो है वो सेंड कर दूं। अगर तो मैंने सेगमेंटेशन जो है वो इम्प्लीमेंट की होगी तो मुझे वो सारे का सारा डाटा जो है वो दोबारा से सेंड नहीं करना पड़ेगा, जस्ट मैं वो 2 सेगमेंट्स जो हैं वो वापस रिट्रांसमिट करूंगा जो कि सही हालत में सेंडर से रिसीवर तक जो है वो पहुंच नहीं सके। उम्मीद है कि ये टॉपिक आप लोगों को समझ आ गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इंशाल्लाह ताला हम लोग नेक्स्ट टॉपिक जो है वो कोई कवर करेंगे।